51 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह 1950 में। 15 मार्च 1950 में गठित योजनाओं आयोग का संविधानात्मक परामर्शी निकाय थी। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर उस तारीख को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसका उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती राजीव कुमार का स्थान लिया और NITI का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 52 नंबर प्रश्न है कि भारत इनमें से कौन सी राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो यह हो जाएगा 52 के ई। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को स्थापित किया गया। तत्कालीन समय में योजना राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 53 नंबर की भारत ने नीति आयोग जो आर्थिक निर्धारण चिंतन समूह थिंक टैंक है, जो नीति आयोग का पूरा स्वरूप क्या है? तो यह हो जाएगा बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 54 नंबर प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। 15 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग के अस्तित्व में कब आया? तो यह हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। 56 नंबर प्रश्न है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में इसे केवल 248 ब्लॉक में लागू किया गया था, जिससे वर्ष 1964 तक चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू किया गया। 57 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह है एकीकृत ग्रामीण विकास। छठी योजना का काल 1980 से 85 तक रहा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2080 को प्रारंभ किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था, जिससे सहायता प्राप्त परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। अप्रैल 1999 से इसे पूर्ण स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह है राजस्थान। अंत्योदय कार्यक्रम 1977 में राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया। 59 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? तो यह है जनता सरकार के द्वारा। गुनार मिंडल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक इन इट्स बॉर्डर सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देश के लिए अनुशासित किया था। इसे जनता पार्टी सरकार 1978 से 80 द्वारा लागू किया गया था। 60 नंबर प्रश्न है कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 3। चल योजना चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है
दूसरा है एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। तीसरा है कि यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। चौथा है कि 10 से 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो यह है 1966 से 69। तीसरी पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1966 को हुई और तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस अवधि अर्थात 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वर्षों का कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। अतः वर्ष 1966 से 69 को भारतीय आयोजना के इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता है। 62 नंबर प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, यह है समविष्ट आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 का व्यापक उद्देश्य समावेशी समृद्धि की प्राप्ति है। 19 दिसंबर 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की 54वीं बैठक में 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 9 दिसंबर 2006 को NDC की बैठक में इसके दृष्टिकोण पत्र की स्वीकृति हुई थी। 63 नंबर प्रश्न है कि स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलान करें और नीचे दिए गए कूट सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका हो जाएगा आंसर, डिस्कशन देख लेते हैं। यह हो जाएगा सी। ये है देखिए यहाँ पर भारतीय निर्यातक बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत वर्ष 1982 में स्थापित निर्यात आयात बैंक एग्जामिन बैंक देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक RDBI का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत सरकार 22 जून 1964 को अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 के अस्तित्व में आई। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI की स्थापना वर्ष 1955 में निजी क्षेत्र की उद्योग के मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हेतु की गई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR की स्थापना जनवरी 1987 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 64 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, तो यह है भारतीय स्टेट बैंक। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा अप्रैल 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल परिसंपत्तियों के आधार पर विश्व के 100 बैंकों में भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 55वें स्थान पर था, जो इस सूची में भारत के अकेला बैंक है। अप्रैल 2021 से तथा अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक SBI की रैंकिंग 97वीं तथा 53वीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि सहायता क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा है, तो यह है 4.0%। अक्टूबर 2012 में भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना
2012 से 17 के दस्तावेज के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य तय किया गया। अन्य बातों के अतिरिक्त 12वीं योजना में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र के लिए वार्षिक औसत दर 4% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर कि निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करें। तो यह हो जाएगा केवल 4। शहरी गैर श्रम कर्मचारी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपयुक्त सूचकांकों में से कौन, ठीक है, शहरी गैर श्रमिक कर्मचारी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीओसो द्वारा संकलित किया जाता है। औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। 67 नंबर प्रश्न है इसका पहले जबकि शहरी गैर श्रम कर्मचारी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NOSO द्वारा जारी किया जाता है। 67 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है उपयुक्त में से सभी। CRR और SLR को कम करना। दूसरा है बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश। ब्याज दर की अभिनय। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में उपयुक्त तीनों शामिल है। समग्र आर्थिक ब्यूरो में अनेक क्षेत्रों के सहमति किया गया है। ये क्षेत्र औद्योगिक लाइसेंस प्रथा को हटाना और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटाना, आयात शुल्क में कमी लाना एवं मात्रात्मक तरीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, बाजार की शक्ति द्वारा विनिमय दर का निर्धारण, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूंजी बाजार का उदारीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश और निजीकरण, उत्पाद शुल्क में कमी, आय और निगम कर में कटौती और सेवा कर शुरू करना और शहरी सुधार एवं गैर विकास मूल्य में कमी, पेंशन संबंधी सुधार, मूल्य वर्धित शुरू करना, रियासत कमी, FRBM एक्ट 2003 का परिकल्पना आदि है। 68 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। तो यह हो जाएगा सुदीप्तो मुंडले, ये नहीं है, बाकी सब हैं। अशोक कुमार लहरिया, रमेश चंद्र और अजय नारायण झा। 27 नवंबर 2015 को NK सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की गठित किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे: अजय नारायण झा, डॉक्टर अशोक लहरिया, डॉक्टर अनूप सिंह तथा प्रो रामचंद्र। योजना गठन के प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास इसे आयोग के सदस्य थे, लेकिन बाद में शक्तिकांत दास की जगह अजय नारायण झा को सदस्य बनाया गया, जो 1 मार्च 2019 से प्रभावी हुआ। 69 नंबर प्रश्न है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सर्जन पर प्रभाव होगा, यह होगा वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR में कमी करने पर वाणिज्य बैंक के द्वारा साख सर्जन की मात्रा में वृद्धि हेतु विलोमेश भी है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर की भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। तो यह 1956 में 19 जून 1956 को भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ। 71 नंबर प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा में त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, यह है गर्म मुद्रा।
वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है और गैर मुद्रा कहलाती है। विनिवेश द्वारा उचित ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। RN मल्होत्रा कमेटी का संबंधित है, तो यह है बीमा क्षेत्र से। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट 7 जनवरी 1994 की प्रमुख सिफारिश के अनुसार IRD अधिनियम 1999 पारित किया गया। रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अप्रैल 2000 में IRD एक संवैधानिक निकाय के रूप में सामने आया और IRDA का लक्ष्य बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनिमय और संवर्धन तथा संबंधित एवं आकस्मिक मामले पर कार्य करना है। 73 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। सहकारिता आयोग, केंद्र राज्य संबंध, सी रंगराजन समिति, गरीबी माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने हेतु, पारेख समिति, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, नरसिम्हा समिति, बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। निम्न कथनों पर विचार करें, 1 और 2 दोनों सही हैं। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालीन उधार पर लेता है। दूसरा है रेपो दर, वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालीन उधार पर लेता है। ठीक है। 75वां प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तब वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। 76 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। 2, 4, 3, 1। पहला होगा ट्राइसेम, फिर RLEGP और तीसरा होगा JRY, ठीक है, फिर EAS। ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना 18 से 35 वर्ष की वर्ग के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त 1979 में प्रारंभ की गई थी। RLIGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट्स प्रोग्राम योजना को 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीन हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP के विलय के द्वारा जवाहर रोजगार योजना JRY को अप्रैल 1989 में शुरू किया गया था। रोजगार आवास योजना EAS का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था। PM कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों की डिजिटल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़ना। वर्ष 2019 में आरंभ में PM कुसुम योजना सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों और सौर ऊर्जा को जोड़कर किसानों की डिजिटल पर निर्भरता को समाप्त करना है। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? यह है कृषि आधारित उद्योग। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 2005 को प्रारंभ किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण
ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना है। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं आवासों का निर्माण शामिल थे। इसके ग्रामीण सिंचाई विकास कार्यक्रम में शामिल कार्यों को प्रमुख मानते हैं। सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम नदी परियोजनाओं को इंस्टॉलिंग, जल निकाय की मरम्मत और पूर्ण जीर्णोद्धार द्वार के योजना ERM आदि सिंचाई परियोजना से विभाजित व्यक्ति का पुनर्वास इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर कि भारतमाला परियोजना भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क आधारभूत संरचना में संबंधित है। यह लगभग 34,800 किलोमीटर की लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र कार्यक्रम है। केंद्र सरकार की आर्थिक कार्यक्रम संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत परियोजना चरण 1 को 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी प्रदान की थी। इसकी अनुमानित अवधि 5 वर्ष 17-18 और 21-22 तक है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत परिकल्पन किया गया था 55। ठीक है। 81 नंबर प्रश्न है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। 2008 के प्रश्न है, उसमें पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। 82 नंबर प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है? गरीबी रेखा के लिए सही है, यह हो जाएगा 2 और 3। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपये और नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपये। 83 नंबर प्रश्न है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो यह है कपड़ा से। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों में 2014 से 15 के अनुसार भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कपड़े में निर्यात से होती थी और 2014 से 15 में रेडीमेड कपड़े के निर्यात से $16,836 मिलियन की प्राप्ति हुई थी। इसी वर्ष चाय के निर्यात में 682 मिलियन और लौह अयस्क निर्यात से 525 मिलियन प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये 2008 का प्रश्न पूछा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 2020 से 21 में अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जक निर्यातमंद विनिर्माण वस्तु रही। विनिर्मित वस्तु की श्रेणी में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जक मध्य क्रम है। मशीनरी, परिवहन, धातु निर्माण। ठीक है, इसमें हो जाएगा 549,000 करोड़ 475 करोड़ रुपए रसायन एवं समृद्ध उत्पादन है। रसायन समृद्ध उत्पादन 223,825 करोड़ रुपए तथा जेम्स एंड ज्वेलरी 191,928 करोड़ रुपए रहे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तो कपड़ा। नदी ग्राम क्षेत्र सेज नीति के अंतर्गत किस वस्तु की अनुमति दी गई है? तो यह है सलीम समूह। पश्चिम बंगाल के नदी ग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत सलीम समूह के विशेष तौर से जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमानित दी गई थी। 86 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में
व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। तब 1972, 72, 73 और 1976 से 77। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो यह हो जाएगा 1999। 1 जनवरी 1999 से प्रचलन में आई यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो लेखा की गई थी। 1 जनवरी 2002 से यह वास्तव में चलन में है। इसे वर्तमान में यूरोपीय संघ के 19 देशों के द्वारा अपनाया गया है। रुपये में परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो यह हो जाएगा रुपयों को अन्य प्रमुख मुद्रा और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तन करके देने की अनुमति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना रहा है? यह हो जाएगा 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। यह हो जाएगा 10%। अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता 399,497 मेगावाट थी। इसमें जल विद्युत योगदान 446,723 मेगावाट है, जो 11.7% है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है, यह है हल्दिया को इलाहाबाद से। भागीरथी हुगली गंगा नदी के तंत्र के इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा अतिरिक्त जलमार्ग है। भारत में वर्तमान में कुल 5 राष्ट्रीय जलीय मार्ग प्रचलन में है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के द्वारा कुल 111 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के घोषित किया गया है। 91 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो यह है सेवा क्षेत्र में। ठीक है, सेवा क्षेत्र में हो जाएगा। दिसंबर 2021 में जारी आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2002 दिसंबर 2021 की अवधि में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्षेत्र में रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में है। उसके बाद सेवा क्षेत्र में हुआ। 92 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है? ठीक है, तो यह हो जाएगा सी, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, दिल्ली और मुंबई। भारत का दिल्ली और मुंबई औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है। भारत और जापान सरकार के मध्य वर्ष 2006 में समझौता हुआ था। 93 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन थे? उस समय 2017 का प्रश्न है, उर्जित पटेल थे। और ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 94 नंबर के विश्व बैंक के न्यूनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। तो यह हो जाएगा 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। 2008 के प्रश्न है। 2021 में विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में विश्व में 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था में से भारत के 6वें स्थान पर हैं। भारत से बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम हैं। G15 है, तो यह है विश्व के विकासशील देशों के संगठन।
G15 विकासशील देशों के परस्पर सहयोग को बढ़ाने हेतु स्थापित एक अनौपचारिक संगठन है। इसकी स्थापना सितंबर 1989 में बेलग्रेड के 9वें निर्गुट शिखर सम्मेलन के समय हुई थी, जो G15 का सचिवालय जनेवा स्थित प्रौद्योगिक सेवा सुविधा से संचालित होती है। 96 नंबर प्रश्न है कि इन देशों में कौन सा एक देश G8 का समूह सदस्य है? तो स्पेन। G7 विश्व के 7 औद्योगिक रूप से विकसित गैर समाजवादी देशों का एक संगठन था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एवं जापान सम्मिलित थे। बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था की ओर से अग्रसर होने के पश्चात रूस के इस संगठन का वर्ष 1997 में सदस्य बन गया। अतः अब इसे G8 के नाम से जाने लगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में रूस की सदस्यता निलंबित होने के कारण इसे पुनः G7 कहा जाने लगा। 97 नंबर प्रश्न है कि आसियान किसके लिए है? तो यह हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ का है। 98 नंबर प्रश्न है कि भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था। तो यह है भारत सहायता क्लब। भारतीय विकास फोरम IDF को भारत का पहले भारत सहायता क्लब के रूप में जाना जाता था। 99 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है कृषि। 100 नंबर प्रश्न है कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो उस समय थे वारेन बफेट। अभी 2022 में फोर्ब्स पत्रिका में 36वें एवं अरबपति की सूची में एलन मस्क $219 मिलियन के साथ हैं। 101 का प्रश्न है 101 कि 2006 से 7 में बिहार का विकासशील व्यय इसके कुल व्यय का था। यह है 60%। 2021 से 22 में बजट के अनुमान से 69.8% था। बजट 2022-23 में विकासशील व्यय का अनुमान 67.37% तथा शेष 32.63% और गैर विकासशील व्यय है। 102 का प्रश्न है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या उस समय था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 103 नंबर जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है 324। नेक्स्ट प्रश्न है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले कुल व्यक्तियों की औसत जनसंख्या में घनत्व कहते हैं। 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो जनगणना 2011 के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर के स्तर पर है। उल्लेखनीय है कि जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा संशोधित होकर 325 हो गया। 104 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 2001 में जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। तो यह है तीसरा, बिहार भारत तीसरा है।
ठीक है। उसके उत्तर, सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। 106 नंबर प्रश्न है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य का निवास करती है, तो यह हो जाएगा 8। 107 नंबर प्रश्न है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, उस समय प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है 108 नंबर कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों को संख्या में सबसे अधिक है, तो यह हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। जनगणना 2000 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार अनुसूचित जाति के लोग, सबसे पहले बिहार है, यहाँ पर बिहार है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। शिशु मृत्यु दर, नेक्स्ट प्रश्न है शिशु मृत्यु दर क्या है, तो बी, हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्म से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। 2021 के अनुसार भारत में नवजात शिशु दर मध्य प्रदेश 46, उत्तर प्रदेश 41, असम और छत्तीसगढ़ 40, उड़ीसा 38 शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 है। 110 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि है, तो यह है 12.6%। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर में वृद्धि दर 12.6% है। वर्ष 2001 से 2011 तक साक्षरता दर में वृद्धि 8.15% हुई। 111 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला साक्षरता दर 64.6%। हालांकि वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी, फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग ने इसके उत्तर विकल्प सी दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार फोटो, अंगुली के निशान और आँख के पुतली का प्रचलन के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु क्या है। पुतली का नियंत्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत संपन्न किए जाने वाले कार्यों का हिस्सा है। 113 नंबर प्रश्न है कि भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, तो यह है 65%। वर्ष 2001 से 2 में भारत में 110 करोड़ आबादी में से 65% लोगों के लिए खेती जीवन का एक ढंग एवं आजीविका का एकदम प्रमुख साधन था। 2001 में प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 114 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित स्रोतों में किसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। 1996 में तापीय 16 अप्रैल 2022 तक भारत की संस्थापित विद्युत क्षमता 399,497 मेगावाट है, जिसमें तापीय विद्युत ऊर्जा का हिस्सा 59.1%, जल विद्युत का 11.7%, परमाणु विद्युत का 1.7% और गैर पारंपरिक विद्युत हिस्सा 27% है। 115 नंबर प्रश्न है कि 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था। 1997 में पूछा हुआ था। इसमें से सभी निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC कब स्थापित किया गया था।
तो 1956 में, ठीक है, 1956 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। भारत में तेल का खोज और इसके उत्पादन को व्यापक और व्यवस्थित रूप से देने में ओएनजीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1 फरवरी 1994 में इसका नाम बदलकर तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी किया जा चुका है। 117 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीयक क्षेत्र। भारत में तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है। तृतीय क्षेत्र में 3 अंग है: परिवहन, संचार व्यापार, बैंकिंग, बीमा और वास्तविक जायदाद तथा सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार तृतीय क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएवी में हिस्सा वर्ष 2021-22 में 53% हो गया। 118 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? तो यह है सेवा क्षेत्र। 119 नंबर प्रश्न है कि सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है? तो यह है आर्थिक असमानताएं। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच में कितनी विषमता है। सापेक्ष निर्धनता के मापन हेतु मुख्यतः दो विधि प्रयोग में लाई जाती है। पहला है लॉरेंज वक्र विधि, तो दूसरा है गिनी गुणांक। 120 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्व सेवा समूह के विचार को दिया? तो यह दिया था मो यूनिस। स्वयं सहायता समूह SHGS का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के दिमाग की उपज थी। उन्होंने वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस हाल ही में गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेश और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरा है। 121 नंबर प्रश्न है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो यह है तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का योगदान 41% से बढ़कर वर्ष 1921 से 22 में 53% हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो यह की जाती है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। किसी देश की राष्ट्रीय आय NNP में जनसंख्या से भाग देने पर उस देश की प्रति व्यक्ति आय PCI प्राप्त हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो यह है डॉक्टर PC नरसिम्हा राव। कांग्रेस सरकार के जून 1991 में अंत में सत्ता में आने के पश्चात तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों से, जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया, लागू करना प्रारंभ किया। इस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। इसी कारण उदारीकरण की नीति को राम मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। PV नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधार का जनक तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार को अग्रदूत कहा जाता है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो D सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी विनिवेश। ठीक ना, बाकी सब है आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का
अनुमत प्रवाह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 125 नंबर कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है तो यह हो जाता है बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है अंश बढ़ जाता है तथा प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि एवं समृद्ध गतिविधियां सम्मिलित है का अंश क्रमशः कम हो जाता है। हालांकि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू वर्धन जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 53%, 28.2% और 18.8% अनुमानित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया तो शिशु मृत्यु दर को, बाकी सब लिया गया है अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को, साक्षरता दर को और जन्म पर जीवन प्रत्याशा को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 127 नंबर की कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। ठीक है, तो यह शिक्षा एवं स्वास्थ्य से तो नहीं आता है। इसका है सड़कें, रेलवे और ऊर्जा। ठीक है, भौतिक यहाँ पर देख लीजिए हो गया। 128 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है तो यह है तार और दूर संचार, बाकी सब है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सब शामिल किया गया है। 129 नंबर प्रश्न है कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य से नौकरशाही को ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना और विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना तथा उत्पादकों को प्रतियोगी बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। 130 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित कर नहीं है तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मानकों के सुधार सरकार उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा वातावरण बन रही है। 131 नंबर प्रश्न है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो यह है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार शहरी सुविधा को प्रदान करने के लिए प्रोवाइडिंग अनरेबल एम्यूनिटी इन द रूरल एरिया को संक्षिप्त रूप से नवीनतम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बीजिंग 2020 में पूरा मॉडल की अवधारणा का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 132 नंबर कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है तो यह है उपयुक्त सभी वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक की पारिवारिक पेंशन बीमा तथा चिकित्सक जैसी सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार में 23 जनवरी 2004 को सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया गया। एक 133 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है तो यह है पोषण, ये नहीं है, बाकी सब है प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और सड़क, ग्रामीण सड़क। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए व्यक्त में कथन ए और कारण दूसरा कारण आर दोनों में ध्यानपूर्वक पढ़े। ठीक है, कथन ए सी हो जाएगा, ए सत्य है, आर असत्य है। ये देखते हैं
समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी ही सफलता मिली है जितनी आशा की जाती है। ठीक है, ये सही है, बाकी आर गलत है। सांकेतिक ग्रामीण कार्यक्रम IRD जैसे अन्य कार्यक्रमों का निष्पादन भी IRDP के स्तर अथवा उसमें बेहतर रहा है। उदाहरणतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसे IRDP के साथ अक्टूबर 1980 से प्रारंभ किया गया था में छठी योजना की अवधि 15 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन लक्ष्य की अपेक्षा 18 लाख मानव दिवस रोजगार क्रम किया गया। ठीक है, 1989 में प्रारंभ में जवाहर रोजगार योजना प्रशासन ग्राम पंचायतों के अधीन रखा गया। अतः कथन तो सही है किंतु कारण असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 135 नंबर की स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में की गई थी, जिसका समय अवधि 2020 से 21 में और 2024 से 25 में इसके पहले चरण की शुरुआत में 2014 में की गई थी, जिसकी समय अवधि वर्ष 2014 से 19 थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि IRDP का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP छठी योजना में अक्टूबर 1980 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। IRDP द्वारा मूल रूप से गरीबी परिवार में स्वरोजगार का प्रोन्नत करने की विधि अपनाई गई ताकि उत्पादक परिसंपत्ति के हस्ताक्षर से वे इतनी आय कमा सकें कि निर्धनता रेखा को पार कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत किया गया है 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक सक्रिय भागीदारी द्वारा क्षेत्र में भौतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग के माध्यम से संपूर्ण ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर के उन्नत करने के उद्देश्य से भारत में 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास योजना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP की शुरुआत की गई। सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश था। 138 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया है? तो यह है 1953 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा अप्रैल 1953 में तैयार किया गया तथा 2 अक्टूबर 1953 को इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी। तो यह हो जाएगा 39 के से 3,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 140 के। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? इन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार को उनके वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जो सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मंजूरी करने को तैयार है। इसके अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करना शामिल है, जिसमें आमतौर पर सड़कों, नहरों, तालाबों और कुआं जैसे टिकाऊ साधनों का निर्माण किया जाता है। तटबंधों का निर्माण एवं मरम्मत, भूमि समतल एवं वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं संचयन और बाढ़ नियंत्रण का सुरक्षा कार्यक्रम योजना में शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 141 नंबर की भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश 21-22 के आंकड़े के अनुसार विकल्प सी है।
गेहूं उत्पादन में 3 राज्य हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। 142 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। तो यह हो जाएगा किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में दोनों ही का सम्मिलित स्वामित्व है। 1900 भारत की औद्योगिक नीति 1948-51, ठीक है, इसका देख लीजिएगा डिस्कशन। 153 का प्रश्न देखते हैं कि भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं कृषि क्षेत्र में, ठीक है। 144 नंबर प्रश्न है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है तो किसानों को मकान ऋण। 145 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो यह हो जाता है बीज की उचित पैदावार किस्म, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 146 नंबर कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो जूट तथा रुई उद्योग। भारत में आधुनिक जूट उद्योग 165 वर्ष पुराना है। 1855 ईस्वी में श्रीरामपुर के निकट रिसारा नामक स्थान पर पहली जूट मिल स्थापित हुई थी। 1947 में भारत के विभाजन से जूट उद्योग को क्षति पहुंचती क्योंकि अधिकांश जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में रह गया। फलस्वरूप जूट उद्योग के समकक्ष कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरी तरफ सूती वस्त्र की अधिकांश मिलें मुंबई अहमदाबाद में थी, जबकि कपास उत्पादन में 40% क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में चल गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो कपड़ा उद्योग में। 21-22 के अनुसार विगत एक दशक में इस उद्योग ने लगभग 105 मिलियन लोगों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया। 148 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन बृहत्तर स्तरीय उद्योग है कपास। 21-22 के अनुसार विगत एक दशक में इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर 105 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान कराया। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तो यह है कोयम्बटूर। मोडबैट जो अप्रैल 2001 में क्रियान्वयन होगा प्रस्तापित है, ठीक है। यहाँ पर हो गया, देख लीजिएगा आप लोग। 1 अप्रैल मोडबैट के पश्चात बजट 2001 में इन वैट तथा इसी अगली कड़ी में 1 अप्रैल 2005 को वैट लागू किया गया। अब सरकार ने 1 जुलाई 2017 से समान वस्तुओं में एवं सेवा कर लागू कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं भार ह्रास मूलक। कपास उद्योग में प्रयुक्त आगत कपास, जूट, ऊन आदि भार ह्रास मूलक प्राकृतिक क्षेत्र के होते हैं। इन कच्चे मालों का प्रारंभिक अवस्था में भार अधिक होता है तथा इनके भार में निश्चित अवधि तक कमी आती है। इस अवधि के पश्चात ये अपने मूल में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निर्देश निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। 142 का हो जाएगा, ये सही है, आर गलती है। सही वाला बता देते हैं, गलत वाला छोड़ देते हैं। गत सदी में 80 के दशक तक भारतीय उद्योग ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में मूलभूत एवं पूंजीगत वस्तु का उद्योग की और सकारात्मक रूपांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। 153 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में कोर उद्योग क्या है। तो यह है उपयुक्त सभी।
कोयला क्षेत्र, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम पदार्थ। 8 उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और प्रतिषेधन उत्पादक, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत को मुख्य उद्योग कहा गया है। 154 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। तब बी अप्रत्यक्ष कर। 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व का प्रधान स्रोत प्रत्यक्ष कर है। 22-23 में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद 5.5% तथा 5.2% है। 155 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संघीय बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था। तब भारत को शिक्षित करना। 1 फरवरी 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट प्रस्तुत किया था। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि हमें पता है कि अपने लोगों के लिए और अध्ययन करने की ज़रूरत है। हमारा एजेंडा भारत को बदलने और ऊर्जा देने और स्वच्छता करने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 156 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। तो यह 2017 में मिला दिया गया। 2017 को रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया और वर्ष 2017 में आम बजट में ही रेल बजट को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 157 नंबर प्रश्न है कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो यह है बिक्री कर। आय का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर तथा परंतु वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान है। 158 नंबर प्रश्न है कि विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है। तो यह है विकास क्षेत्र में। यह है विकास। 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा शीर्ष मंदिर पर ब्याज अदायगी 20%, करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा 17% और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 15%। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 159 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। तो यह है भूमि राजस्व। बाकी सब आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार का है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसमें प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। तो वह है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा आरोपित। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच किया जाता था। वर्तमान में स्थिति यह है कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 80वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और जिसके आधार पर अब केंद्र सरकार के सभी कर राज्यों के साथ विभाजित किया गया। 161 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दो परोक्ष कर है। तो यह हो जाएगा बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्ति होती है। तो निगम कर से। ठीक है, निगम कर से प्राप्त होती है। 2022-23 के अनुसार सरकार के कुल आय के अंतर्गत प्रत्यक्ष करों में सर्वाधिक हिस्सेदारी निगम कर की है जो 720,000 करोड़ रुपये उसके बाद आयकर से की जाती है। आयकर से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह हो जाएगा सी 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग है और वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश में प्राकृतिक में केवल सलाहकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे 164 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो यह है ब्याज दर।
नेक्स्ट प्रश्न है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उस समय पूछा हुआ प्रश्न है। 12वें वित्त आयोग के रिजर्व के बैंक भूतपूर्व डॉक्टर सी रंजन थे। 12वें वित्त आयोग, ठीक है, 2020 से 25 तक लागू होनी थी, जिसमें अब तक 2021 से 26 तक कर दिया गया है। एन.के. सिंह, ठीक है, वित्त आयोग के गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में किया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत है, तो यह है 42%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बैंकों के द्वारा लगाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो यह है क्रेडिट कार्ड। 168 नंबर प्रश्न है कि 18 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 12.0% कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचयन अनुपात की वर्तमान दर है, तो 9%। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो मुद्रा की मात्रा नहीं है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है, जो आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहायक होती है, अर्थात यह मूल स्थिरता, बचत दर एवं संसाधनों में उपभोग की भांति आर्थिक विकास की प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है, ठीक है। अब 171 नंबर प्रश्न को देखेंगे। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का, ठीक है। 172 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, तो यह हो जाएगा सहकारी उधार ढांचा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारतीय मुद्रा छापा जाता है, तो यह नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। करेंसी प्रेस नोट नासिक महाराष्ट्र में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100, 200, 500, 2000 रुपये के नोट छापा जाता है। उनकी पूर्ति करता है करेंसी प्रेस नोट नासिक के अतिरिक्त बैंक नोट प्रेस देवास महाराष्ट्र में और साहबीना पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक के भारतीय रिजर्व बैंक के नोट मुद्रित लिमिटेड में भी भारतीय मुद्रा छापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 174 नंबर कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है, तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, ठीक है। हेरी जे जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति से तात्पर्य उस नियंत्रण नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक समान आर्थिक नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। किंतु भारत जैसे विकासशील देश में केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से जहां एक ओर साख की मात्रा को नियमित करता है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यक्रम द्वारा उत्पन्न मुद्रा एवं साख की आवश्यकताओं को पूरा भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न 175 नंबर खाली स्थान की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है, तो यह है नरसिम्हन कमेटी, ठीक है। इसका डिस्कशन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 176 नंबर कि भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की परमतांक मानक है, तो यह था 8%, ठीक है। 2019 में पूंजी परंत के अनुपात 9% करने का निर्णय किया गया। 177 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पूरा जा, पूरा जाता है, वर्गीकृत है अनुसूचित वाणिज्य बैंक से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की वित्तीय स्थिति सुधार लाने के दृष्टिकोण से पिछले कुछ वर्षों में उनके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के प्रयास से को सुधार प्रदान की गई। जहां पहले उनके लिए अनिवार्य था कि वे केवल प्राथमिक वाले क्षेत्र की ऋण दे, वहां अब वे इन क्षेत्रों को केवल 40% की ऋण दे सकती है। 178 नंबर, नाबार्ड उधार देता है, तो यह कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को। उनासी नंबर प्रश्न है कि भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बियर नेसेंटिंग इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करें? कौन से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा 1-3 सही है। यह हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बियर नेसेंटिंग इंडेक्स के साथ आया। और तीसरा है BNI 26 संकेतों पर आधारित है। 29 जनवरी 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक समीक्षा 2020-21 में पेश किया गया। इस आर्थिक समीक्षा में ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी आवश्यकता सूचकांक BNI की रूपरेखा तैयार की गई थी। BNI 5 आयामों जैसे जल, स्वच्छता, आवास, माइक्रो पर्यावरण एवं अन्य सुविधाओं पर 26 संकेतों का मूल्यांकन करता है। BNI को भारत में पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य एवं आवासीय स्थिति पर 69वें और 76वें NSO से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए वर्ष 2012 एवं 2018 हेतु सभी राज्यों के लिए तैयार किया गया है। 182 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना का काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो यह प्रथम योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इसमें स्रोत नहीं है? तो यह है नाबार्ड। बाकी सब है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 185 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त स्रोत नहीं है? तो वित्त स्रोत है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। 185 का डिस्कशन देखते हैं। विकल्पगत सभी संस्थाएं वित्त स्रोत हैं। हालांकि नाबार्ड द्वारा नागरिकों को कोई प्रत्यक्ष वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता, लेकिन फूड पार्क, सहकारी बैंकों आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराया जाता है। अन्य संस्थाएं नागरिकों से लेकर छोटे, लघु एवं बड़े उद्योगों में भी प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराती है। 186 नंबर प्रश्न है कि भारत में नोटों को निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो यह है न्यूनतम कोष प्रणाली पर है। वर्ष 1956 में रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण कोष, 400 रुपये की विदेशी प्रतिभूति रखनी आवश्यकता थी, किंतु 31 अक्टूबर 1957 के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अधीन स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राओं के कोष की न्यूनतम राशि
संयुक्त रूप से 200 करोड़ रुपए के बराबर निश्चित की गई, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल का स्वर्ण होना आवश्यक है। हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है, तो यह है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु, जो कि पिछले सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, तो यह है एग्जामिन बैंक ऑफ इंडिया। 1998 का प्रश्न है। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है, तो यह है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इस योजना का उद्देश्य वस्तुओं तथा सेवाओं को निर्यात क्षमता बढ़ाने तथा निर्यात की स्पर्शताओं को बढ़ाने हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सरल बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, तो यह हो जाएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना। 191 का प्रश्न है कि मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया, तो यह है डी, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। संयुक्त राष्ट्र के 189 देशों द्वारा सितंबर 2000 में हस्ताक्षरित शस्त्रवृद्धि घोषणा के आधार पर संयुक्त राष्ट्र के 8 सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य 17 लक्ष्यों की घोषणा, जिनकी प्राप्ति सदस्यों के संघ के देशों के द्वारा 2015 तक करना 8 सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है सपाटा का पूर्ण रूप क्या है, तो यह हो जाएगा साउथ एशियन फ्रीमेसन ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, 7 दिसंबर 1995 से अस्तित्व में आया सपाटा का पूर्ण रूप दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता है। 193 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रुपये का विनिमय दर निर्धारित होती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 1975 से 92 तक भारतीय रुपये का विनिमय दर का निर्धारण विकसित देशों के एक बास्केट के आधार पर होता था। इसी विदेश मुद्रा बास्केट में 5 देशों के समूह को मुद्राओं को संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, जापान की मुद्रा येन, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, चीन की रेनमिनबी तथा यूरो को रखा गया तथा मार्च 1993 तक और निर्धारण दर की दोहरी प्रणाली अपनाई गई तथा मार्च 1993 में बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर रुपए की विनिमय दर निर्धारित हो रही है। एपेक का पूर्ण रूप क्या है, तो डी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एपेक की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी। एपेक का पूर्ण रूप एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। न्यूजीलैंड से कनाडा तक विस्तृत एपेक में विश्व की बड़ी एवं विस्तार मुक्त अर्थव्यवस्था वाला 21 राष्ट्र सदस्य हैं। 195 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता सपाटा का औपचारिक उद्घाटन हुआ है, तो 7 दिसंबर 1995 को। एशियाई वरीयता व्यापार व्यवस्था का वास्तव सर्वप्रथम श्रीलंका ने दिसंबर 1991 में सार्क के 6वें शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव के तहत 1993 में सपाटा हस्ताक्षरित हुआ,
तथा 7 दिसंबर 1995 में प्रारंभ हो गया। 1 जनवरी 2006 से इसके स्थान पर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र सपाटा लागू हो गया। 196 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। 7 से 8 दिसंबर 1985 में गठित एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन रेगुलेशन सार्क में दक्षिण एशिया में 7 देश हैं: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान। सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इस संगठन का सदस्य बनाने का निर्णय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। अफगानिस्तान ने 2007 में नई दिल्ली में आयोजित सार्क में 13वें शिखर सम्मेलन का सदस्य राष्ट्र के रूप में हिस्सा लिया। अतः वर्तमान में सार्क का सदस्य की संख्या 8 हो गई है, जबकि चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है। ठीक है। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो यह हो जाएगा अफगानिस्तान। 1998 में पूछा हुआ प्रश्न है। भारत का अगतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो 98 का हो जाएगा। हाँ, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का योगदान 2004-05 में, इसका देख लीजिएगा पूरा थे। 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका 199 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वर्ष 2001 से 1 और 2 तथा वर्ष 2002 से 3 के दौरान भारत के कृषि व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो ये हो जाएगा 2 और 4। भारत के कुल कृषि आयात मूल्य में खाद्य तेलों का योगदान लगभग 62% रहा। और 2 और 4 था, 2 और 4। चौथा है भारत में कुल कृषि निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादन का योगदान लगभग 23% रहा। 2004 का प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2019 से 20 में निम्न में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो यह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। तो यह थी 3%। 2021-22 के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.25% थी। भारत सरकार ने 2020 से 21 के बजट में एक नई योजना निविक घोषित की। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित है? तो यह है निर्यात क्षेत्र। ठीक है। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है। तो यह है चालू खाता की पूर्ण विनियमितता। 104 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा रसीद भंडार में है। तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा वित्तीय संस्था 20 बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो एडीबी। 44 राष्ट्र संघ के ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 जुलाई 2022 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किए गए समझौते के तहत वर्ष 1945 में विश्व बैंक IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिमय ढंग से समान स्तर पर लाने में सहायता दी जाए। विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद
IDA स्थापना 1960। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना 1956। निवेश विवाद का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICDI बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है। मीगा की स्थापना 1 अप्रैल 1988 आते हैं। एशियाई क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक की भांति एक संस्था होनी चाहिए। विचार से 19 सितंबर 1966 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई बैंक ADB की स्थापना की गई। WTO अस्तित्व में आया तो यह हो जाता है जनवरी 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 207 नंबर कि किस वर्ष में भारत रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया, तो यह हो जाता है 1991। नेक्स्ट प्रश्न है 108 नंबर कि भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है, यह हो जाता है जापान। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 209 नंबर के अर्थशास्त्र में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो यह अमर्त्य सेन को मिला था। 110 नंबर प्रश्न है कि रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया, तो 1 जुलाई 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी हिस्सेदार है, तो यह है USA। 112 का प्रश्न है US 111 112 भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं, तो यह हो जाता है C 7। 1995 में पूछा हुआ है प्रश्न है। 213 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है, तो यह हो जाता है C केवल 1। इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। 214 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, तो C विश्व व्यापार संगठन के रूप में। 215 नंबर प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है, चतुर्थ 1966 से 1971 गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि योजना आयोग एक है तो परमादर्शशास्त्री संस्थाएं। योजना आयोग का स्वरूप क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है योजना आयोग का स्वरूप परमदर्शी संस्थाएं हैं। 218 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1950 में यहाँ पर है। नेक्स्ट योजना आयोग में है एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय। 220 नंबर प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता है, यह है रोजगार बढ़ाने को। 222 नंबर है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, 223 नंबर प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति देता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 92 से 97। 225 नंबर प्रश्न है कि 8वीं योजना के अंतर्गत GDP को निम्न तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो यह 5.6%। 1998 का प्रश्न है भारत में योजना अवकाश था, तो यह था 1994 से, ये गलती है, यहाँ पर है 1966 से 69। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो यह हो जाएगा 97 से, यहाँ पर हो जाएगा 97 से 2007।
2002, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में अवकाशित व्यय में वार्षिक वृद्धि दर औसतन है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो यह जिला नियोजन प्राधिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि 230 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन विषय है। तो यह है समवर्ती सूची में, यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के प्रविष्ट 20 में उल्लेखित है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकारी द्वारा बनाई गई विधि में विरोध होने पर केंद्रीय विधि राज्यों की विधि पर प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 231 नंबर प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो यह हो जाएगा पीसी महालनोबिस। 232 नंबर प्रश्न है कि 10वीं योजना की अवधि क्या है? तो यह है वर्ष 2002 से 2007। भारत जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो सन 1921। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफी डिवाइस के नाम से जाना जाता है? तो 1921। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो यह है 94%। वर्ष 2000 से 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर राष्ट्रीय औसतन से नीचे था? 2005 का पूछा हुआ प्रश्न था, यह था उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो यह था महाराष्ट्र। ठीक है, 1995 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी के आंकड़े निम्नलिखित हैं। यहाँ पर सबसे पहले महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 238 नंबर कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो संपूर्ण भूमिका 33%। नेक्स्ट प्रश्न है 239 नंबर कि भारतीय पर्यावरण विशेष सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो यह चिपको आंदोलन के लिए। ठीक है, चिपको आंदोलन 21 राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और बिरछा मानव के पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध पर्यावरण विशेष सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन ब्रिज के संरक्षण से पर्यावरण संरक्षण में बहुगुणा जी के उत्कृष्ट योजना से भारत सरकार ने इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया गया। विगत वर्षों में आप टिहरी बांध से आशंकित परिस्थिति को विनाश के दृष्टिगत टिहरी बांध निर्माण के विरोध करते रहे हैं और 21 मई 2021 को इनकी कोरोना से निधन हो गया। 240 नंबर राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है। तो यह हो जाएगा डी, नागपुर है पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो यह हो जाएगा शहर है जनसंख्या वाला कोलकाता। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रश्न में उल्लेखित शहरों की जनसंख्या घटते क्रम है। यहाँ पर है सबसे पहले मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बंगलोर और हैदराबाद। 242 नंबर प्रश्न है कि भारत में शहरी urban जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत बराबर है। तो यह है 25.72%। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 84.4 करोड़ था उस समय। 1995 में पूछा हुआ प्रश्न था। अब आता है 244 नंबर की अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है
यह हो जाएगा उपयुक्त कोई नहीं। 2011 के दार्शनिक वृद्धि दर 17.7% है। नेक्स्ट प्रश्न है 245 नंबर की नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना की औसत वार्षिक वृद्धि दर है, तो यह कमी का रुख दिखलाती थी। 246 नंबर प्रश्न है कि 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से है, तो यह हो जाता है एक ही रह गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो यह हो जाता है चीन। 248 नंबर प्रश्न है कि दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है, तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जनानकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात। 250 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, तो यह है पश्चिम बंगाल। 2000 में पूछा हुआ प्रश्न था, अब हो जाएगा बिहार। 251 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो यह है 2001 में पूछा हुआ था, तो उस समय पश्चिम बंगाल, अब बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न 252 नंबर कि 1991 के जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर है उस समय का हो जाएगा 30% है, 30% प्रति 1000। 2021 में जारी SLR बुलेटिन के अनुसार 2019 में भारत की जन्म दर 19.7 है, जबकि बिहार की जन्म दर 25.8 सर्वाधिक है। 253 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूहों में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है, तो जैन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता दर किस राज्य की न्यूनतम है, तो यह हो जाता है बिहार। ठीक है, अब आते हैं 255 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, तो यह हो जाता है मिजोरम। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।